पूर्वी पहाड़ी से कई किलोमीटर दूर नीरज महल के मैदान में एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजर सामने दिखते एक छोटे से तालाब पर थी, जिसमें 6 घंटे बाद कुछ हलचल महसूस हो रही थी। कुछ देर में एक आदमी उस तालाब से बाहर आया और जोर जोर से हंफने लगा, जिसको देखकर लीडर भानु ने कहा, लंकेश की शक्तियां तो बड़ी हुई महसूस होती हैं। लगता है यह अब 8वें पड़ाव का रथी बनने के बहुत करीब है। उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठे कैश ने भी सहमति जताई और कहा, पर गजराज तो अभी भी तालाब के अंदर ही है। पता नहीं वह अब कितनी देर में बाहर आएगा। उससे लगभग 2 घंटे के बाद फिर से तालाब में हलचल महसूस हुई और एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसे बाहर आने लगा। उसके बाहर आते ही उसके चारों तरफ घनी पीले रंग की रोशनी उस घेरी हुई थी। उस रोशनी को देखते ही कैश ने लीडर भानु से कहा, मुबारक हो भैया, गजराज तो 9वें पड़ाव रथी बन गया। ये बात सुनते दर्शक खुशी के मारे चिल्लाने लगे और गजराज की जय जयकार करने लगे। 3 कुर्सियों पर बैठे लंकेश के तीनों भाई जलन महसूस करते हुए बोले, ये पहलवान तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब भैया कोई से जीतने में और परेशानी होगी। लंकेश ने गजराज की ओर देखते हुए कहा, भैया मुबारक हो, आप तो 9वें पड़ाव के रथी बन गए। अब तो यह मुकाबला एक तरफ हो गया है। अब तो मैं कहाँ ही जीतूंगा। यह सुनकर गजराज ने हंसते हुए कहा, भाई अभी यह मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। क्या पता तू भी कुछ कमाल कर दिखाएं। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि मंच पर खड़े आदमी ने ऐलान करते हुए कहा, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गजराज पहली चुनौती जीत चुका है। और यह कहने के बाद उसने दर्शकों के बीच में बनी एक सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, तो जैसा कि आप दोनों जानते ही होंगे कि दूसरी चुनौती में आप दोनों को उस दूर दिखती पहाड़ी के ऊपर से झंडा लाना होगा। जो पहले लेकर आएगा वही जीतेगा। गजराज ने लंकेश की ओर देखते हुए कहा, क्यों भाई, तैयार है इस दूसरी चुनौती के लिए? लंकेश नेहा में गर्दन हिलाई और वह दोनों उस सड़क की ओर जाने लगे। एक साथ खड़े होते हुए है दोनों भागने की अवस्था में बैठ गए। मंच पर खड़े आदमी ने कहा, मेरे 3 गिनने पर आप दोनों तोड़ना शुरू करेंगे। यह कहकर वह गिनती गिनने लगा। 1 2 3 जैसे ही वह 3 बोला, लंकेश ने अपने पैरों में बिजलियां भर लीं, जिसे देखकर गजराज ने पूछा, यह तो चाचा जी की रैंक तो की तकनीक है ना? लंकेश ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और वह दौड़ने लगा। वह वह हवा को चीरते हुए चीते से भी तेज रफ्तार में उसे पहाड़ की ओर जाने लगा, जिसे देखकर गजराज ने हल्की सी मुस्कान दी और अपने पैरों में पीले रंग की शक्तियां भर लीं, क्योंकि वह अभी अभी 9वें पड़ाव का रथी बना था। इसीलिए उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी। वह देखते देखते लंकेश के पास पहुंच गया और कुछ देर में उसे भी पार कर गया, जिसको देखकर लंकेश की आंखों में जानलेवा चमक दिखने लगी। गजराज को लंके से आगे जाते देखा। लीडर भानु के बगल में बैठे कैश ने चिंतित होते हुए कहा, अगर यह गजराज यह मुकाबला भी जीत गया तो हमारे के कराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने सोचा था कि लंकेश कम से कम एक मुकाबला तो जीत ही जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था यह नालायक दोनों ही मुकाबले हार जाएगा। लगभग आधे घंटे तक भागने के बाद गजराज एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और उसे दिशा में देखने लगा जहां से लंकेश आने वाला था। उसको बैठे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि दूर से धूल उड़ती नजर आए और कुछ देर में लंकेश उसके पास से गुजरते ही वाला था कि उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे गजराज पर पड़ी। उसने हैरान होते हुए कहा, भैया आप यहाँ क्यों बैठ गए? क्या थक गए हो? क्या कुछ और ही बात है? गजराज ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, देख भाई, मैं एक मुकाबला तो जीत ही चुका हूं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तो इतनी जल्दी हार जाए। मुकाबला का नतीजा तो तीसरे राउंड में भी पता चल जाएगा। चल जा, वह झंडा लेकर सभा में जल्दी से लौट जा। मैं कुछ देर में आता हूं। यह कहकर वह आंखें बंद करके उस पेड़ के नीचे लेट गया।
लंकेश ने ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं समझा और चोटी की तरफ तेजी से जाने लगा। और जाते जाते उसने कहा, इस गजराज की अच्छाई ही इसकी मुसीबत का कारण बनेगी। यह कहते हुए वह चोटी की ओर तेजी से जाने लगा। सभा में बैठे लोग तो गजराज की रफ्तार देखकर समझ गए थे कि यह मुकाबला भी गजराज ही जीतेगा और इसी के साथ आज का विजेता भी वही होगा। उसे शहर के छोटे मोटे कबीले और मामूली लोग बहुत खुश थे कि गजराज उस कबीले का नया लीडर बनेगा, क्योंकि वह लंकेश को अपने लीडर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। अगर वह लीडर बनता तो पूरे कबीले के लोगों का जीना मुश्किल कर देता। लगभग 40 मिनट बाद दूर दिखती सड़क से धूल उड़ती नजर आ रही थी। सब लोग खुशी से उसे तरफ देख रहे थे, पर जब वह फूल महल के पास पहुंची, तब जिन चेहरों पर कुछ पल पहले खुशी थी, वह हैरानी और खौफ में बदल गई और सब ने हैरान होते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है। वह सोच ही रहे थे कि लंकेश ने वह झंडा लाकर मंच पर खड़े आदमी के सामने फेंक दिया और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। दोनों कुर्सियों पर बैठे लीडर भानु और केस के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। कैश लीडर भानु से कुछ कहने वाला था कि फिर से कुछ दूरी पर धूल उड़ती नजर आई। वह कुछ ही पल में मंच तक पहुंच गई। वह धूल साफ हुई तो लोगों को नजर आया कि वह गजराज था, जो खड़ा होकर अंगड़ाई ले रहा था। कबीले के बुजुर्गों के साथ साथ दर्शक भी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। इसके बाद गजराज ने मंच पर खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, तो बताओ भाई साहब, अगली चुनौती कब शुरू करनी है। उसकी बात सुनकर मंच पर खड़ा आदमी पहले तो होश में आया। उसके बाद उसने रूखी भरी आवाज में कहा, तीसरा पड़ाव भी कल शुरू होगा, क्योंकि अभी आप दोनों बहुत थक गए होंगे। आज आप आराम करिए और कल सुबह होते ही आप लोग पूर्वी पहाड़ी के लिए निकल जाएंगे और जो नागमणि लेकर आएगा वही विजेता होगा और इस दल पर 10 सालों तक राज। यह सुनकर गजराज महल की तरफ लौटने लगा। कर्ण ने अपने पिता को लौटते हुए देखा और वह भी दौड़ते हुए उनके पीछे जाने लगा। कुछ देर दौड़ने पर वह अपने पिता के पास पहुंच गया और हाँफती हुई आवाज में पूछा, पिताजी, आप लंकेश चाचा से कैसे हार गए। उसके पिता ने हंसते हुए उसके सर पर हाथ फेराया और कहा, बेटा, हमेशा जीत कर ही खुशी नहीं मिलती है। अगर मुकाबला भाइयों के साथ हो तो कभी कभी हार जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नागराज की गुफा में वह 5 आदमी उसके बच्चे को खोज रहे थे। पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम सभी के सभी निकम्मे हो, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता था। उन लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो उन्हें नजर आया, वहां पर दलित खड़ा था। यह कहकर दलित वरुण के साथ उस गुफा के अंदर आने लगा। अंदर आने पर उनकी नजर एक छोटे से तालाब पर पड़ी, जिसके ऊपर एक पत्थर पर एक हीरा रखा हुआ था। दलित ने लालच भरी नजरों से उसे देखा और वरुण से कहा, यही है वह नागमणि। अगर भैया ने मना ना किया होता तो अभी इसे अपने साथ ही ले जाता। वरुण ने उसे समझाते हुए कहा, दलित भाई, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो काम करने आए हैं वही करते हैं। यह कहकर वह गुफा में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। कुछ देर तक खोजने पर भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। वरुण ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, यह खबर कहीं झूठी तो नहीं थी कि नागराज का कोई बच्चा था। दलित ने कहा, नहीं, यह बात तो सच्ची ही है। तभी वरुण ने उस तालाब की तरफ देखते हुए कहा, हमने सब जगह तो खोज ही लिया है, चलो वहां देख लेते हैं। यह कहकर वह सबके साथ उस तालाब की तरफ जाने लगा। तालाब के पास पहुंचकर उसने हीरे की चमकती रोशनी में तालाब के पानी को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर देखने पर उसे तालाब में कोई चीज तैरती हुई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि वह एक नीले रंग का सांप था। उसे देखकर वरुण ने दलित से कहा, तो यह है उस नागराज का बच्चा। इसको देखकर तो लगता है यह शून्यंक रैंक से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, लेकिन हमें इसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दलित ने कहा। उसने अपने बगल में खड़े आदमी को इशारा किया। उसका इशारा देखते ही उस आदमी ने तालाब के अंदर जाना शुरू किया। उस छोटे सांप को भी यह हलचल महसूस हो गई और वह छुपने की कोशिश करने लगा।
वह आदमी धीरे धीरे वह सांप की तरफ जाने लगा। अपनी तरफ आते उस आदमी को देखकर सांप ने उसके ऊपर जहर उगल दिया। वह जहर ज्यादा तो नहीं था, पर वह जाकर उस आदमी के हाथ पर गिर गया और उसका हाथ गलना शुरू हो गया। इसको देखकर उस आदमी ने जल्दी से अपने मयान से अपनी तलवार निकाली और अपना वह हाथ काट दिया। वह हाथ काटने पर जोर से चिल्लाया, पर अगर वो अपना हाथ नहीं काटता तो उसके हाथ के साथ साथ उसका शरीर भी गलकर उस पानी में ही मिल जाता। यह देखकर दलित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटा सपोला भी अपने बाप से कम नहीं है। उसने वरुण को इशारा किया। दलित का इशारा देखकर वरुण ने वही पोटली निकाली जिसमें वह बेहोशी की दवा थी, जिसे उसने नागराज को बेहोश किया था, और उसने यह पाउडर उसे छोटे सांप पर जाकर छिड़क दिया। वह सांप कुछ ही पल में बेहोश हो गया और नदी की गहराई में जाने लगा। वरुण ने छत से उसे पकड़ा और एक पोटली में बंद कर लिया और सबको वहां से जाने का इशारा किया। वह लोग तेज रफ्तार में गुफा से बाहर आए और अपने उड़न खटोले की तरफ जाने लगे। तो क्या लगता है आपको, गजराज ने लंकेश को जिताकर अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लिए, और क्यों यह लोग उस नागराज के बच्चे को अगवा करके ले गए? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनते रहिए द स्टोरी ऑफ कंतारा, ओनली ऑन दिस लिसनिंग विथ मी 99 के साथ।